नमस्कार, मैं घनश्याम कुमार। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। भारत आतंकियों को पाक में घुसकर मार रहा, द गार्जियन का दावा। एमईए ऐसे आरोपों को हालांकि कई बार कर चुके हैं खारिज। अमेरिका, कनाडा, अब ब्रिटेन के दैनिक अखबार द गार्जियन ने भारत पर विदेशी धरती पर हत्याओं की साजिश किए जाने का आरोप लगाया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और रूस की केजीबी से प्रेरणा ली है, जो विदेशी धरती पर अपने दुश्मनों की हत्याओं के लिए जानी जाती है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ऐसे आरोपों को कई बार सिरे से खारिज कर चुका है। इस संबंध में अगर कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करें तो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। भारत का विदेश मंत्रालय ब्रिटेन के दैनिक अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के उन आरोपों को कई बार सिरे से खारिज कर चुका है, जिसमें भारत पर आतंकवादियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में लक्षित हत्याएं करने का आरोप लगाया गया है। विदेश मंत्रालय द गार्जियन जैसी रिपोर्ट के आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी प्रचार करार देता रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कई बार कहा है कि अन्य देशों में लक्षित हत्याएं भारत सरकार की नीति नहीं रही है। द गार्जियन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नई दिल्ली ने उन लोगों को निशाना बनाने की नीति लागू की है जिन्हें वह भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण मानता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2019 के पुलवामा हमले के बाद से भारतीय खुफिया एजेंसी राव द्वारा करीब 20 इस तरह की हत्याएं की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान द्वारा दिए गए सबूतों और सीमा के दोनों ओर के खुफिया अधिकारियों के इंटरव्यू पर आधारित है। द गार्जियन ने एक अज्ञात भारतीय अधिकारी का हवाला देते हुए बताया है कि भारत ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और रूस की केजीबी से प्रेरणा ली है, जो विदेशी धरती पर अपने दुश्मनों की हत्याओं के लिए जानी जाती है। सदस्यों का नाम 2018 में सऊदी पत्रकार और असंतुष्ट जमाल खशोगी की हत्या से भी जुड़ा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने कुछ हत्याओं के बारे में दस्तावेज पेश किए हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने यह भी दावा किया है कि हत्याएं संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित भारतीय खुफिया विभाग के स्लीपर सेल द्वारा की गई थी। इससे पहले अमेरिका और कनाडा ने भारत पर विदेशी धरती पर हत्याओं की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया था। हालांकि भारत अब तक इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा था, साथ ही कनाडा से आरोपों को लेकर सबूत भी देने के लिए कहा था। पिछले साल सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया था कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के विश्वसनीय आरोप हैं। एक कनाडाई नागरिक और भारत में वांछित आतंकवादी निज्जर को जून में सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मार दी गई थी। भारत ने इस आरोप को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने दावा किया था कि उन्होंने एक और खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश को नकार दिया है। अमेरिका ने दावा किया कि पन्नू एक अमेरिकी कनाडाई नागरिक है जिसकी कथित तौर पर एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता और एक अनाम भारतीय सरकारी अधिकारी ने हत्या की साजिश रची थी। अमेरिका ने दावा किया कि पन्नू एक अमेरिकी कनाडाई नागरिक, एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता और एक अनाम भारतीय सरकारी अधिकारी द्वारा हत्या की साजिश का विषय था। अमेरिकी आरोपों के बीच भारत ने कहा था कि वह संगठित अपराधियों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच सांठगांठ पर अमेरिकी इनपुट की जांच कर रहा। विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता अरविंदम बागची ने कहा था कि भारत ऐसे इनपुट को गंभीरता से लेता है क्योंकि यह हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर भी असर डालता है। अमेरिकी इनपुट के संदर्भ में मुद्दों की पहले से ही संबंधित विभागों द्वारा जांच की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है गिरफ्तारी वारंट। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ रही है। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। यह वारंट आर्म्स एक्ट के मामले में जारी हुआ है। यह मामला 1995-97 का है। इसमें फॉर्म 16 के तहत हथियारों की सप्लाई का आरोप लगा है। पुलिस की जांच में लालू प्रसाद का नाम सामने आया है। साथ ही यह पता चला है कि लालू प्रसाद कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 1995-97 का यह मामला है। एडीपीओ अभिषेक मल्होत्रा ने बताया, न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए ग्वालियर द्वारा लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अस्थायी गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी किए गए हैं। मामला साल 1995-97 का है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से हथियार खरीदे गए थे। कुल 23 आरोपियों के खिलाफ पत्र पेश किए गए थे। आरोपी लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया था। इस संबंध में आगे अगर देखें
जानकारी के मुताबिक पुलिस की जांच में पता चला है कि 1995-97 में फर्जी दस्तावेजों के जरिए कुल 3 फर्मों से हथियार और कारतूस खरीदे गए थे। इस मामले में लालू प्रसाद समेत कुल 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी। इन आरोपियों में से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 14 फरार है। पुलिस ने इस मामले में 1998 में चार्जशीट दाखिल किया था। लालू प्रसाद का मामला एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। कोर्ट जब इस बात को लेकर आश्वस्त हो गई कि संबंधित शख्स लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तब उनके गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसके चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल उठाया है कि महिलाएं क्यों नहीं लड़ रही बार एसोसिएशन या बार काउंसिल का चुनाव। इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पूरे भारत में बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में महिलाओं की कमी को लेकर सवाल उठाए हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाली निकायों में महिलाओं के चुनाव ठीक माहौल में नहीं है। ओल्ड बॉयज क्लब को अभी भी कायम रखा जा रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि हालांकि महिला वकीलों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह निर्वाचित बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में देखने को नहीं मिलता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भले ही महिला वकीलों की संख्या में तेज गति से वृद्धि हो रही है, लेकिन यह प्रवृत्ति हमारे निर्वाचित बार एसोसिएशन या यहाँ तक कि हमारी बार काउंसिलों में देखने को नहीं मिल रही है, जबकि चुनाव लड़ने में कोई औपचारिक बाधाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सवाल उठता है कि अधिक महिलाएं बार एसोसिएशन या बार काउंसिल में चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं और क्यों लड़ रही हैं और जीत रही हैं। वह बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में हाईकोर्ट पर बार एसोसिएशन के 3 दिवसीय शताब्दी समारोह में बोल रहे थे, जहां उन्होंने बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा लंबित मामलों और अदालतों द्वारा किए गए फैसलों पर टिप्पणी करने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाए। अपने भाषण में सीजेआई चंद्रचूड़ ने बार समेत न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जरूरत पर भी जोर दिया। सीजेआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक भी महिला पदाधिकारी नहीं थी। इसी तरह उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में केवल एक महिला सदस्य थी। सीजेआई ने बार और बेंच की 2021 की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें पता चला था कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य बार काउंसिल में निर्वाचित प्रतिनिधियों में से केवल 2.04% ही महिलाएं हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मदीनापुर जिले के भूपति नगर में एनआईए की टीम पर कुछ ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। एनआईए की टीम तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेता के घर पर 2022 में हुए विस्फोट से जुड़े केस में जांच के लिए पहुंचे थे। इस दौरान ही उग्र भीड़ ने टीम पर हमला कर दिया है। इसको लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी गर्म हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको लेकर एनआईए की टीम पर ही सवाल उठा दिए हैं। बता दें कि एनआईए की टीम से पहले ईडी पर भी बंगाल में हमला हो चुका है। वहीं इस मुद्दे पर जारी सियासत के बीच में सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि एनआईए की टीम को आधी रात में जाने की क्या जरूरत थी। ग्रामीण आधी रात में गांव में किसी भी अजनबी को देखते हैं तो क्या करते हैं। ग्रामीणों ने एनआईए के अधिकारियों के साथ वही किया जो आमतौर पर ग्रामीण करते हैं। पश्चिम बंगाल के रायगढ़ में बातचीत के दौरान कहा कि एनआईए ने छापेमारी रात में ही क्यों की। ममता ने पूछा कि एनआईए पुलिस की इजाज़त से ऑपरेशन के लिए गई थी या नहीं। ममता ने पूछा कि चुनाव के समय लोगों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। इस मामले में सीएम ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि लोग बीजेपी की मदद के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। दिल्ली में सीबीआई ने नवजात बच्चों की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में कई जगहों पर छापेमारी की और 3 नवजात बच्चों को बचाया। इन बच्चों को दिल्ली के केशवपुरम इलाके से बचाया गया है। बताया जा रहा है कि नवजात शिशुओं को काले बाजार में वस्तुओं के रूप में खरीदा और बेचा जा रहा था। फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस मामले में शामिल हर शख्स से पूछताछ की कोशिश हो रही है। केजरीवाल ने कोर्ट से की है खास मांग, लेकिन ईडी ने कहा कि तिहाड़ में नहीं दे सकते स्पेशल ट्रीटमेंट। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों के साथ मुलाकात की अवधि बढ़ाने की अपील की है। केजरीवाल ने दिल्ली की कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें कानूनी बैठकों की संख्या बढ़ाने का निर्देश देने और हफ्ते में 2 की बजाय 5 बार मिलने की इजाज़त मांगी है। शुक्रवार को इस संबंध में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने केजरीवाल की मांग का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल को जेल में केवल इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। ईडी ने कहा केजरीवाल को विशेष अधिकार दिए जाने से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और वह अपने वकीलों के माध्यम से आदेश जारी कर सकते हैं। ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है, उसे
एक्सेप्शन नहीं माना जा सकता और उसे विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। ईडी की ओर से पेश होते हुए हुसैन ने बताया कि कानूनी बैठकों का परामर्श के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे बयान हैं कि जिनमें कहा गया है कि आदेश वकीलों के माध्यम से पारित किए जा रहे हैं। हुसैन ने यह भी तर्क दिया कि 5 कानूनी बैठकों की अनुमति देना जेल मैनुअल के खिलाफ है। ईडी ने मनीष सिसोदिया के जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया के बिना संभव नहीं था दिल्ली शराब घोटाला। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दूसरी जमानत याचिका का विरोध करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने ट्रायल कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया ही उस शराब नीति को बनाने के लिए जिम्मेदार थे जिससे घोटाले को अंजाम दिया गया। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने बताया कि मुकदमे में देरी जैसे आरोपों के वकील जमानत की मांग करते हुए एक कारण बता रहे हैं, वो भी आरोपी की वजह से ही हो रही है, न कि अभियोजन पक्ष की ओर से। सिसोदिया की तरफ से लगातार जमानत की मांग करना मुकदमे में देरी की वजह है। उनकी तरफ से करीब 90 से ज़्यादा बार आवेदन दायर किए गए हैं। देश में आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 1 करोड़ रुपये और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर 49.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक इन दोनों वित्तीय संस्थानों पर नियमों की अनदेखी के चलते जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के एक बयान के मुताबिक उसने प्राइवेट सेक्टर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर जुर्माना 2016 और 17 में एक सरकारी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के देने के मामले में लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर जुर्माना ऋण और अग्रिम वैधानिक और अन्य प्रतिबंध पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना आरबीआई द्वारा जारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रिजर्व बैंक दिशा निर्देश 2021 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। दोनों ही मामलों में जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर लगाया गया है। संबंधित ग्राहकों के साथ किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता को प्रभावित करने का इरादा नहीं है। इस बीच आरबीआई ने 4 गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों कुंडलस मोटर फाइनेंस, नित्या फाइनेंस, भाटिया हायर परचेज और जीवन ज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांसेज के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। इसके बाद ये कंपनियां अब एनबीएफसी का कारोबार नहीं कर सकती है। कांग्रेस ने शनिवार को जयपुर में न्याय पत्र महासभा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुई। राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने और पार्टी में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देश का लोकतंत्र खतरे में है। गांधी ने कहा, हमारा देश पिछले 10 वर्ष से ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो किया है वह आपके सामने है। यह समय हताशा से भरा हुआ है। गांधी ने कहा कि देश से ऊपर हो जाने की बात सपने में भी सोची नहीं जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा हो सकता है? जो ऐसा सोचता है उसे देश की जनता सबक सिखा देगी। उन्होंने आगे कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता के हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह सब तानाशाही है। हम सब इसका जवाब देंगे। भारत ने मालदीव को जरूरत की चीज़ें भेजने के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की इजाज़त दे दी है। इस फैसले से मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जामिर काफ़ी खुश हुए और उन्होंने भारत का धन्यवाद जताया। भारत द्वारा जरूरत की चीज़ें देने पर मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने लंबे समय से चली आ रही द्विपक्षीय मित्रता को कायम रखा है। पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग की भारत की नीति यह सिद्धांत है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत देश अपने पड़ोसी देशों के साथ लगातार जुड़े रहना चाहता है। यहाँ बता दें कि निर्यात कोटा बढ़ाना भारत सरकार का बड़ा फैसला इसलिए भी गिना जा रहा है क्योंकि पिछले साल नवंबर से दोनों देशों के बीच एक राजनयिक विवाद खड़ा था। उस समय चीन समर्थक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने शपथ लेने के कुछ घंटों के भीतर भारत से अपने 88 सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने की मांग की थी। इसी के साथ आज का यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।